नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा बंद किया। सरकार ने कहा हमारे डिप्लोमेट्स को धमकी मिल रही है, सुरक्षा कारणों से यह फैसला किया। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने गुरुवार को कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। विदेश मंत्रालय यानी कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स यूनिट को धमकियां मिल रही है, वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें काफी समय से पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मददगार है और उन्हें पैसे भी देता है। वहीं कनाडा आतंकवादियों को रहने और उनके मंसूबों को अंजाम देने की जगह दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने 26 बार आतंकवादियों के प्रत्यार्पण की अपील की। कनाडा ने 5 साल में कोई एक्शन नहीं लिया। 13 आतंकी आजाद घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले 5 साल में कनाडा से खालिस्तानी समर्थक और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के प्रत्यार्पण के लिए 26 बार अपील की, लेकिन ट्रुडो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और सकारात्मक जवाब नहीं दिया। दैनिक भास्कर को सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से पता चला है कि भारत में जघन्य अपराध में वांटेड 13 आतंकवादी और अपराधी इस वक्त कनाडा में घूम रहे हैं। इनमें संदीप सिंह उर्फ सनी भी है। यह कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में सुप्रिटेंडेंट के पद पर काम कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी अर्श ढल्ला का राइट हैंड पंजाबी गैंगस्टर सुखा दुनेतके का नाम भी शामिल है। इसकी गुरुवार को हत्या कर दी गई थी। इस पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे, फिर भी ट्रुडो सरकार ने उन्हें भारत भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे, इलेक्शन कमीशन ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि देश में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे। एक बयान में चुनावी निकाय ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की गई। इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि सूची के संबंध में आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद 30 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि 54 दिवसीय चुनाव प्रचार कार्यक्रम पूरा होने के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे। इससे एक दिन पहले ईसीपी ने घोषणा की थी कि उसने आम चुनाव के लिए आचार संहिता पर चर्चा के लिए अगले महीने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक निर्धारित की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा से चल रहे तनाव के बीच सऊदी अरब ने भारत को दिया झटका। जी हां दोस्तों, खालिस्तान आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कनाडा से भारत का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कूटनीतिक विवाद के बीच सऊदी अरब ने भी भारत को असहज करने का काम किया है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर आयोजित एक बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगन ने जनरल डिबेट के दौरान अपने संबोधन में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इस्लामिक संगठन OIC की ओर से आयोजित एक बैठक में जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्लिम लोगों की इस्लामिक पहचान और उनकी गरिमा बनाए रखने में हमेशा उनके साथ खड़ा है। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत कोई भी क्षेत्र जो संघर्ष और अशांति से जूझ रहा है, सऊदी अरब हमेशा उनके साथ खड़ा है। मुस्लिम लोगों की इस्लामी पहचान बनाए रखने के प्रयासों में सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी से पहले जयपुर में जनसभा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को जयपुर आएंगे और दोनों नेता यहां कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास करने के साथ साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। सीएम गहलोत ने सोशल साइट पर किए ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए कार्यालय का शिलान्यास करने एवं जनसभा के लिए 23 सितंबर को जयपुर आएंगे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ताधारी दल और कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में दोबारा वापसी के लिए जोरदार कैंपेन चल रहा है। वहीं दोस्तों, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए सत्ता में वापसी की ओर आजमाइश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर दिए संशोधन, ओबीसी को शामिल करने और तुरंत लागू करने की मांग।
जी हां दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी किया है अच्छे के मकसद से किया है, किसी अन्य प्रधानमंत्री ने ऐसी चीजें नहीं की। ऐसा करना यानी कि बिल का विरोध करना उनका विपक्ष का काम है और हमें इसकी चिंता नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि किसी को भी महिला आरक्षण बिल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह बिल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाया गया है और सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के कई सांसदों ने 33% में से ही ओबीसी आरक्षण देने और महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू करने की मांग उठाते हुए संशोधन किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन, नीरज डांगी, अमी याजनिक समेत जेपी थारे, डॉक्टर एल हनुमंतैया ने महिलाओं के लिए ओबीसी आरक्षण को 33% के भीतर और इसके तत्काल क्रियान्वयन के लिए संशोधन पेश किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र स्पीकर बोले, जल्दबाजी से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि मैं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देर नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मैं जो भी फैसला लूंगा संवैधानिक होगा। विधानसभा स्पीकर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के 3 दिन बाद यानी कि 21 सितंबर को यह जानकारी पत्रकारों से बात करते हुए दी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को शिवसेना नेता यानी कि शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते, आपको इसकी समय सीमा तय करनी होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों मामले पर सुनवाई की। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सऊदी क्राउन प्रिंस बोले, इजराइल से रिश्ते सुधारने के करीब। कहा, ईरान ने परमाणु हथियार हासिल किए तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब है। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा। क्राउन प्रिंस ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बातचीत को रोक दिया है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमारे लिए यह मुद्दा बेहद अहम है, इस मसले को सुलझाना बहुत जरूरी है जिससे फिलिस्तीनियों का जीवन आसान हो सके। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने हाल ही में एक नया मैप जारी किया था। इसमें इजराइल को कोई जगह नहीं दी गई थी। इजराइल इस नक्शे में फिलिस्तीन का हिस्सा बताया गया था। सऊदी अरब के एक अफसर ने कहा था कि हमने वही जानकारी दी है जो हमारे देश और सरकार का रुख है, इसके जरिए ही हम अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को अंजाम देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकवादियों की पनाहगाह बना कनाडा, पाकिस्तान कर रहा मदद। विदेश मंत्रालय ने खरी कही। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की ओर से भारत पर लगाए गए संगीन आरोप के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने कनाडा की धरती पर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में उनसे बहुत विशिष्ट जानकारी साझा की है, लेकिन कनाडा ने कोई विशेष जानकारी भारत के साथ शेयर नहीं की। कनाडा आतंकवादियों की आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आतंकवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा कनाडा और पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित और समर्थित आतंकवाद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीना चौड़ा करके तैयार, अधीर रंजन के चीन पर चर्चा के सवाल पर राजनाथ का जवाब। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच लोकसभा में गुरुवार को नोकझोंक देखने को मिली। राजनाथ सिंह जब चंद्रयान 3 आदित्य L1 समेत तमाम सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी अधीर रंजन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या उनमें चीन पर चर्चा के लिए हिम्मत है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी हिम्मत है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जैसे ही बोलना शुरू किया, तब अधीर रंजन समेत कई सांसदों ने कहा कि चीन ने हमारी सीमा में कितना कब्जा किया। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इतिहास में मत ले जाओ। अधीर रंजन जी, पूरी हिम्मत है चीन पर भी, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और सीना चौड़ा करके चर्चा के लिए तैयार हूं। लोकसभा में दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के अधिकांश विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक संसाधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम बेहद सीमित संसाधनों से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए हैं। मैं सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिकों और व्यापक भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आज केवल मुझे ही नहीं, सरकार को ही नहीं, इस सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने इन वैज्ञानिकों पर गर्व है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई। हादसे में जान गई तो 50,000 की जगह 5 लाख मिलेंगे। चोरी डकैती होने पर भी मिलेगी सहयोग राशि। जी हां दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजे को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 50,000 रुपए की जगह 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। गंभीर घायल व्यक्ति को 25,000 रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मामूली चोट लगने पर 5,000 की जगह 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। रेलवे ने कहा है कि अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि होती है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा। रेल बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। यह नियम 18 सितंबर से लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले 2012-13 में इस राशि में संशोधन किया गया था। रेलवे ने कहा कि अगर कोई घायल अस्पताल में 30 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देगी। मरीज कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है उस आधार पर प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपए का खर्च मिलेगा। यह पैसा भर्ती होने के 10 दिन का समय पूरा होने पर या फिर डिस्चार्ज होने के बाद दिए जाएगा। आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी तरह की हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 66,230 पर बंद। निफ्टी भी 159 अंक फिसला। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज यानी कि गुरुवार को 21 सितंबर को बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 570 अंक की गिरावट के साथ 66,230 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 159 अंकों की गिरावट रही। यह 19,742 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और सिर्फ 7 में बढ़त देखने को मिली। दोस्तों यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब शेयर बाजार में गिरावट रही। ऑटो, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में गिरावट रही। वहीं मेटल, एमएफसीजी और आईटी शेयरों पर दबाव रहा। वहीं ईएमएस लिमिटेड के शेयर में 32% की तेजी भी आज देखने को मिली। निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की आज बात की जाए तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और सिप्ला रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यहां दलित की दुकान से राशन नहीं खरीद रहे थे ग्रामीण, फिर डीएम ने लिया चौंकाने वाला फैसला। जी हां दोस्तों, गुजरात के पाटन जिले में सरस्वती तहसील के कानोसन गांव के ग्रामीण वहां दलित द्वारा संचालित राशन की दुकान से राशन नहीं ले रहे थे। इस पर पाटन जिला कलेक्टर ने निर्देश देते हुए सभी 436 राशन कार्ड धारकों को पड़ोसी गांव एडला में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को गांव में किसी दलित की दुकान से राशन नहीं खरीदना होगा। कलेक्टर अरविंद विजयन ने 12 सितंबर के एक आदेश में कानोसन में 436 परिवारों के राशन कार्डों को एडला में एफपीएस में हस्तांतरित कर दिया। दरअसल कानोसन में ठाकुर समुदाय का वर्चस्व है। कानोसन में जिनकी आबादी लगभग 2200 है, 90% से अधिक निवासी ठाकुर है। इस गांव के अधिकांश राशन कार्ड धारकों ने लगभग 1.5 साल पहले कांति परमार, जो कि एक दलित है, द्वारा संचालित एफपीएस से अपना मासिक राशन खरीदना बंद कर दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार कानोसन गुजरात के समरस गांव में से ही एक है। राज्य सरकार की समरस योजना के तहत ग्रामीण अपने वार्ड सदस्यों और सरपंच को सर्वसम्मति से चुनते हैं और इसके चुनाव नहीं किए जाते। ऐसे गांवों को राज्य की ओर से विशेष प्रोत्साहन मिलता है। समरस गांव में सद्भाव, सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक माना जाता है। उधर दोस्तों ठाकुरों ने दलित दुकानदार कांति पर ST/SC एक्ट, जिसे आमतौर पर दलितों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, के तहत झूठे मामलों में मामला दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया। हालांकि कांति और उसके परिवार ने आरोपों का खंडन किया। वह अब कलेक्टर के आदेश को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दांतों की साफ सफाई से कम होता है सिर और गर्दन के कैंसर का खतरा, शोध में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, हाल ही में कई देशों के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया है कि जिन लोगों के दांत अच्छी हालत में रहते हैं उनमें सिर और गर्दन के कैंसर के होने का खतरा काफी कम हो जाता है। खासकर जो लोग नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाते हैं उनके शरीर में कैंसर के लक्षणों को जल्दी पहचाना जा सकता है। इससे उनके इलाज में भी जल्दी और असरदार तरीके से वृद्धि हो पाती है। इंटरनेशनल हेड एंड नेक कैंसर एपिडेमियोलॉजी कंसोर्टियम द्वारा किए गए इस अध्ययन को नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के जर्नल में प्रकाशित किया गया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अध्ययन में सिर और गर्दन के कैंसर के मरीजों का डेटा इकट्ठा किया गया था। इसमें मसूड़ों से खून आने, दांत ब्रश करने की आवृत्ति, माउथ वॉश का उपयोग और पिछले 10 वर्षों में दंत चिकित्सक के पास जाने की जानकारी इकट्ठा की गई। इस अध्ययन में पाया गया कि जिन मरीजों की दांतों की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी थी और जो नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाते थे, उनका कैंसर होने के बाद भी वह अधिक दिन तक स्वस्थ रहे। जिन लोगों ने 10 साल के अंदर 5 से
ज़्यादा बार दंत चिकित्सक का दौरा किया, उनकी जीने की संभावना बढ़ गई थी। उन्होंने कभी दांतों को डॉक्टरों से नहीं दिखाया और अचानक कैंसर का पता चला, उनके जीने की संभावना कम थी। गले के पिछले हिस्से के कैंसर जैसे कि टॉन्सिल और तालू के कैंसर में यह अंतर सबसे ज़्यादा देखा गया। यह पाया गया कि जिनके दांत अच्छे थे और 20 से ज़्यादा असली दांत थे, उनकी भी बचने की संभावना ज़्यादा थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम। सरकार ने ट्रेडर्स रिटेलर्स के लिए हर सोमवार स्टॉक घोषित करना किया जरूरी। जी हां दोस्तों, चीनी की कीमतों में तेजी के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कीमतों पर नकेल कसने और जमाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए हर हफ्ते चीनी के स्टॉक घोषित करना जरूरी कर दिया है। इस कारोबारियों को हर सोमवार को अपने चीनी स्टॉक की सूचना डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पोर्टल पर जाकर बतानी होगी। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश में चीनी की कीमतों पर नियंत्रण रखने में कामयाब रही है, पर होल्डिंग और चीनी की कीमतों को लेकर अफवाहों को रोकने के लिए स्टॉक का खुलासा करना जरूरी किया गया है। सरकार का कहना है कि हर हफ्ते स्टॉक का खुलासा करने से चीनी की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी। जमाखोरी और अफवाहों को रोकने के चलते उपभोक्ताओं को अफोर्डेबल चीनी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। स्टॉक पर निगरानी रखने पर बाजार में किसी भी संभावित छेड़छाड़ करने पर सरकार को कार्रवाई करने में भी आसानी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन को हथियार नहीं देगा पोलैंड। जेलेंस्की बोले कुछ देश साथ देने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दोनों देशों में अनाज एक्सपोर्ट्स पर विवाद। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के सबसे बड़े साथी पोलैंड ने उसे हथियार सप्लाई न करने की घोषणा कर दी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने की जगह अपने देश में ज्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड वेपन जुटाने पर फोकस करेंगे। दरअसल पोलैंड और यूक्रेन में अनाज के एक्सपोर्ट को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। बीबीसी के मुताबिक मंगलवार को यूएन में जेलेंस्की ने बिना नाम लिए पोलैंड पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कुछ देश दुनिया के सामने यूक्रेन का साथ देने का दिखावा करते हैं। पोलैंड ने जेलेंस्की के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जंग के पहले दिन से ही यूक्रेन का साथ दिया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनाज को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ जब रूस के साथ जंग की वजह से ब्लैक सी के जरिए अनाज एक्सपोर्ट्स के रास्ते को बंद करना पड़ा था। इसके बाद यूक्रेन का अनाज दुनिया भर के कई देशों में न जाकर सेंट्रल यूरोप के मुल्कों में रह गया। इसकी वजह से यूरोप के कई देशों के किसान परेशान हो गए, क्योंकि यूक्रेन से अनाज आने की वजह से उनकी अपनी फसल की कीमत बेहद कम हो गई। इसे देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया में अनाज के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किचन में गिरने से 3 इडियट्स के लाइब्रेरियन की मौत। फिल्म में चतुर की स्पीच लिखकर फेमस हुए थे एक्टर अखिल मिश्रा। जी हां दोस्तों, एक्टर अखिल मिश्रा का मंगलवार को निधन हो गया। 67 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर की पत्नी सुजैन बर्नट ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की, हालांकि वह अभी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। पति के निधन से सुजैन को गहरा सदमा लगा है। अखिल और सुजैन के एक करीबी दोस्त ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एक्टर को लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या थी, जिसके कारण वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मंगलवार को वह किचन में एक स्टूल पर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वह स्टूल से गिर गए और उनके सिर पर चोट लग गई। जब उन्हें देखा गया तो वह खून से लथपथ थे। उन्हें जल्द अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कुछ घंटों के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों अखिल के दोस्त ने बताया कि एक्टर की पत्नी सुजैन बर्नट उस दौरान शूटिंग के लिए हैदराबाद गई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही वह तुरंत शूटिंग से वापस आ गई। हालांकि पति के निधन के बाद से ही वह सदमे में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोटोरोला एज 40 नियो लॉन्च। कंपनी का दावा, ये दुनिया का सबसे हल्का स्मार्टफोन। IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन के साथ शुरुआती कीमत 23,999 रुपए। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन मेकर कंपनी मोटोरोला ने आज एज 40 नियो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का सबसे हल्का स्मार्टफोन है। ये IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन के साथ आता है, यानी कि फोन पानी में डूबने के बाद भी खराब नहीं होगा। दोस्तों कंपनी ने डिवाइस को इंडियन मार्केट में 2 स्टोरेज वेरिएंट में उतारा है। इसके बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB की कीमत 23,999 है, जबकि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 25,999 रुपए है। लॉन्च ऑफर में स्मार्टफोन लिमिटेड टाइम के लिए बेस मॉडल 21,000 रुपए और टॉप मॉडल 23,000 रुपए में भी अवेलेबल है। इसके अलावा 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस और इंटरेस्ट बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। दोस्तों डिवाइस की सेल ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट और रिटेल स्टोर पर 28 सितंबर शाम 7 बजे से शुरू होगी। स्मार्टफोन कैनाल बे, ब्यूटी ब्लैक और स्मूथिंग सी जैसे 3 कलर में पेश हुआ है। इसमें वैगन लेदर बैक पैनल भी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।